जो बहुत ही मजबूत किला कहलाता था बीजेपी का, वो लगभग ढह चुका है, लगभग ढह चुका है कह सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। उन तब उस पर अभी हम चर्चा न करके सदन के अंदर चलते हैं और यहां से ज़रा आगे की जो एक तस्वीर है, उसको, जो सियासी तस्वीर, उसको अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखा जाए प्रशांत जी, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पिछली दफा नहीं दिया गया, अब डिप्टी स्पीकर की डिमांड है। इनका कहना है, विपक्ष का कहना है कि ये पद दीजिए वरना हम उधर विघ्न डालेंगे। कैसे देखा जाए? राजीव जी, डिप्टी स्पीकर भी है और लीडर अपोजिशन भी है। ये दोनों चीजें इस बार होंगी। देखिए, अगर मैं बात करूं एनडीए के जो घटक दल है और खासकर तृणमूल कांग्रेस, टीडीपी और जेडीयू, जी। इन्होंने अगर स्पीकर के पोस्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, जो कि लगता है कि कर लिया है, तो ये भारी भूल करने जा रहे हैं। बीजेपी इस एनडीए की सरकार को मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार बनाने के काम में लग गई है। उसको कितना टाइम लगेगा ये देखने की बात है, लेकिन वही तरीका पुराना एजेंसियों का शुरू हो रहा है और इस पे काम इनका शुरू हो गया है। तो ये भारी भूल होगी इनकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी अगर इन्होंने ढंग से पहरेदारी नहीं की। और पहरेदारी नामुमकिन है अगर उन्होंने स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पद पे इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दिया। इंडिया गठबंधन को क्या करना चाहिए? इंडिया गठबंधन को, देखिए, पहली बात की स्पीकर की पोस्ट फंसानी चाहिए। डिप्टी स्पीकर एक अलग मुद्दा है जो परंपरागत रूप से विपक्ष के पास रहता है। इसका कोई नियम कानून नहीं, लेकिन परंपरा है, संसद परंपरा से चलती है। तो परंपरागत रूप से विपक्ष के पास रहा है। जी। पीएम सईद लंबे समय तक डिप्टी स्पीकर थे। वाजपेयी जी की सरकार के समय डिप्टी स्पीकर लक्षद्वीप के सांसद और कांग्रेस के पीएम सईद रहे। तो एक परंपरा रही है। और बीजेपी के भी डिप्टी स्पीकर रहे हैं कांग्रेस की सरकारों में या यूपीए की सरकारों में। तो ये एक परंपरा रही है। मोदी जी से ये उम्मीद करना कि वो लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं को निभाएंगे, ये बड़ा टेढ़ी खीर है, मुश्किल है। अपने ही मंत्रालय का वो जवाब देने संसद में नहीं आते हैं, तो और उनसे क्या उम्मीद की जाए। मैं स्पीकर की पोस्ट पे आता हूँ राजीव जी। स्पीकर की पोस्ट पे कंटेस्ट होना चाहिए। और अगर इन लोगों ने हथियार अपने डाल दिए हैं तो कांग्रेस को और विपक्ष इंडिया गठबंधन को इसमें एक कोई बड़ा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। कम से कम ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए कि जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए दिक्कत पैदा करे। मसलन धुबरी के सांसद जो नए आए हैं, रकीबुल हुसैन, 10 लाख वोट जीत कर आए, 4 बार के एमएलए हैं। वो ऐसा कोई कैंडिडेट लाना चाहिए जो कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को उनका विरोध करने पर राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। तो ये संसद के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो उसको करनी चाहिए। और डिप्टी स्पीकर पर डिमांड करनी चाहिए। डिमांड क्या, मतलब स्पीकर जो भी बने उसके सामने एक रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए, प्रेसिडेंट हाउस में जाना चाहिए कि डिप्टी स्पीकर, क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा जो है वो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के से भी दबाव डालना चाहिए। इस पे पूरी देश में बहस चलनी चाहिए, संसद के अंदर बहस होनी चाहिए कि डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं था जी। मोदी साहब के कार्यकाल में। तो डिप्टी स्पीकर भी एक जरूरी है। और ये डिप्टी स्पीकर का विपक्ष के पास होना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हित में है, वरना इनकी पार्टियां टूट जाएंगी। ये खड़े रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, उनकी पार्टियां टूट जाएंगी और वो
एनडीए सरकार बीजेपी की सरकार में बन जाएगी। उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में कुछ नए तरीके की राजनीति हो रही है और तीन बातें बहुत स्पष्ट रूप से आई हैं। प्रोफेसर रविकांत इस पे प्रकाश और डालेंगे। एक, देखिए, हिंदुत्व का जो पॉलिटिक्स है वो ढलान पर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो खत्म हो गई है, लेकिन वो ढलान पर है। अयोध्या के हारने से, तमाम जगह पे हारने से एक संकेत मिल रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति ढलान पर है। और जिस तरीके से आरएसएस के नेताओं के बयान आ रहे, मैं बीजेपी और आरएसएस में बिल्कुल भी फर्क नहीं करता हूँ। ये सब एक दूसरे के वो हैं, हितैषी हैं, एक ही दल है, एक ही पार्टी है, एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक एक है। दूसरे के और पूरक ये हैं। एक दूसरे की मदद करते हैं। आरएसएस ने जी जान लगाकर इस चुनाव में काम किया है। ये कहना कि वो हाथ खींच रहे हैं, वो बीजेपी को एम्बैरेस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो सकती है और अब आरएसएस का कैरेक्टर भी बदल गया है। उनके लोग ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि आरएसएस को दोबारा समाज सेवा में जाना चाहिए। अब वो आरएसएस का कैरेक्टर समाज सेवा वाला रहा ही नहीं। वो अब ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहा है, ठेके चलवा रहा है। वो अब इकोनॉमी क्लास में हवाई जहाज में भी नहीं चलता, जो पहले हवाई जहाज में भी नहीं चलता था, अब वो बिजनेस क्लास में चलता है। बड़ी बड़ी एसयूवी है उसके पास। अब आरएसएस का क्लास कैरेक्टर चेंज हो गया। तो आरएसएस, तो उसके अलावा हिंदुत्व की राजनीति ढलान पर है, एक बात। दूसरी बात कि मतदाता ने बहुत स्पष्ट रूप से एक संकेत दिया है कि मतदाता को आप 5 किलो अनाज देकर खरीद नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ा संदेश गया है और इससे जमीन हिल गई है नरेंद्र मोदी की। ये जो बहुत बड़ा, उनके जो बहुत ही प्रिय प्रचारक हैं और वो एग्जिट पोल भी करवाते हैं, सर्वे भी करवाते हैं, वो भी टीवी चैनलों पे एक नया टर्म लेकर आए थे, लाभार्थी वोट बैंक। वो लाभार्थी वोट बैंक अब नहीं चला। तो मतदाता ने बहुत स्पष्ट संकेत दिया कि 5 किलो अनाज देकर आप हमारा वोट नहीं खरीद सकते। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है कि जो नफरत फैलाने वाला मीडिया खड़ा करके भी आप चुनाव नहीं जीत सकते। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखने में आ रहा है जो आगे डेवलप होगा। देखिए, सामाजिक न्याय के खिलाफ बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग खड़ी करी। जी। वो सोशल इंजीनियरिंग में पहचान की राजनीति करने वाली कुछ पार्टियां आई जो वर्चस्ववादी यानी सवर्ण वर्चस्व का कभी विरोध नहीं करती हैं, कभी सामाजिक न्याय का विरोध नहीं करती हैं, सामाजिक न्याय की बात नहीं करती हैं, कभी अन्याय का विरोध नहीं करती, कभी आरक्षण के मुद्दे पर सड़क पर नहीं आती। वो केवल रिप्रेजेंटेशन की बात करती है और वो अंत में 2 सीट 4 सीट लाकर वो बीजेपी के साथ मिल जाती हैं। इस राजनीति को उत्तर प्रदेश ने खत्म किया है। जी। ये पार्टियां अब नहीं कामयाब हो रही। क्यों नहीं कामयाब हो रही हैं? देखिए, केवल एक समाज के या 2 समाज के वोट लेकर वो अंकगणित नहीं बनता है जो आप विधानसभा या लोकसभा का चुनाव जीत सके। उसके साथ एक तीसरा वोट बैंक मिलना आवश्यक है। वो तीसरा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक था, मुस्लिम वोट था जो इनको मिलता रहा। वो मुस्लिम वोट अब बहुत अलर्ट हुआ है, वो एजुकेट हुआ है, वो अब बी टीम को पहचानता है। आप मायावती के बयान को देखिए, मायावती के चुनाव में हर्ष को देखिए। उनको अपनी राजनीति ठीक करनी पड़ेगी। तो मुस्लिम वोट हटा यहाँ से, तो ये जो आरएसएस और बीजेपी को मदद करने वाली जो पार्टियां थी वो उनमें तब्दीली। और पहली बार ये हुआ है
कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की राजनीति में पहल की है और एक बड़ा वोट उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मुस्लिम्स का भी और वंचित समाज का भी। जी। इन तब्दीलियों से उत्तर प्रदेश की राजनीति अब हमेशा के लिए मतलब अगले 15-20 साल के लिए बदल गई है। मैं हर बार कहता हूं राजीव जी कि चुनाव में एक नया पॉलिटिकल आइडिया निकल कर आता है। इस चुनाव में एक नया जो पॉलिटिकल आइडिया निकल कर आ रहा है, उसने सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नया आयाम दिया है और वो बीजेपी के लिए लॉन्ग टर्म दिक्कत की बात है। यानी जी। घूस नहीं चलेगी, 5 किलो अनाज में भी घूस नहीं चलेगी। छोटे छोटे दलों को मंत्री बना दे, विधायक बना दें और उनसे समर्थन ले ले, वो घूस भी नहीं चलेगी। ये दुकानदारी उत्तर प्रदेश ने बंद की है और इसकी गर्मी निकालने वाले जो एक नेताजी हैं वहां पे, वो भी महसूस करेंगे। जी, गर्मी बहुत है बाहर ऐसे। जी जी, प्लीज अपनी बात जी पूरी कीजिए। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब।